नमस्कार। कोविड-19 पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं नूतन। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर और सरकार द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कुछ और तरीके भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर एक दिन में नहीं बढ़ सकती। आपको इसके लिए हर रोज प्रयास करने होंगे। आप विटामिन सी और विटामिन डी का अच्छी मात्रा में सेवन करें। इनके लिए आंवला, संतरा, नींबू, हरी सब्जियां जैसे पालक और मेथी या गाजर आदि ले सकते हैं। मल्टीविटामिन के साथ विटामिन बी के लिए अंडा उबाल कर लिया जा सकता है और शाकाहारी हों तो पनीर, चीज या सोया आदि ले सकते हैं। एक बात ये भी कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या पानी ज्यादा पीना चाहिए या पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो श्रोताओं, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। कई लोग रात में टॉयलेट ना जाना पड़े इसलिए पानी कम पीते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन बहुत ही खतरनाक है। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नियंत्रण में रहें। और अब हम आपको बताएं कि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में कोविड-19 से लड़ने या यूं कहें कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो इस विषय में बातचीत की मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने। चीफ सेक्रेटरी साहब, उत्तराखंड में हालांकि कोरोना के वायरस का संक्रमण कम है फिलहाल, पहले तो बहुत ही कम था, तो सरकार क्या उपाय कर रही है? इस संबंध में भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। राज्य सरकार के द्वारा उनका पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें प्रथमतः हमने सोशल डिस्टेंसिंग को हर स्तर पे बनाए रखने के लिए सारे उपक्रम इस समय बंद हैं, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, और समाज में भी इस बात को पूरी तरह से हम प्रसारित कर रहे हैं कि आम जीवन में भी हमें फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। जिन लोगों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कि टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। जो लोग बाहर से आए हैं उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है और उसके ऊपर हमारे अधिकारी नजर रखे हुए हैं, और अगर इसमें कोई व्यतिक्रम पाया जाता है या कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए गए। वैसे यहाँ के लोग वो इसकी गंभीरता को समझते हैं और पूरी तरह से हमें लोगों का साथ और उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी अवधि में हम अपनी स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था है उसका भी सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। कोविड हर जिले में हम नामित कर रहे हैं और वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सारे हम दे रहे हैं। फिलहाल 14 तारीख तक का लॉकडाउन सफलता से हम लोग कर रहे हैं, उसमें जन सहयोग पूरी तरह से प्राप्त हुआ है और आगे स्थिति के ऊपर नजर रखी जा रही और जिस प्रकार का डेवलपमेंट होगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ही शिकायत आ रही है, लोगों का कहना है कि टेस्टिंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं, से टाइम लगा टेस्टिंग में, केस पता लग पा रहे कितने केसेस है, एक दूसरा किस वगैरह कुछ कमी, दवाओं की कमी में कमी और की बात भी की जा रही है। उत्तराखंड जैसा कि आपको जानकारी होगी कि फार्मा का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभर कर आया है। 4-5 राज्य जहां फार्मा इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर है और देश और दुनिया को सप्लाई करते हैं, उसमें उत्तराखंड भी है। में ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी हमारे फार्मा उद्योग हैं उनका जो कारोबार है वो किसी भी प्रकार से नहीं रुकना चाहिए। समस्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि इन फैक्ट्रीज में जिस प्रकार का भी सहयोग चाहिए प्रशासन से वो दिया जाए। ट्रकों के आवागमन पे किसी प्रकार की रोक टोक न की जाए और इन सभी फैक्ट्रियों से भी हम लोगों ने उनके प्रबंधकों से भी अनुरोध किया वो अपने जो कार्मिक हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सफाई की व्यवस्था, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था करें। ये जरूर है कि टेस्टिंग में पहले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही लैब थी जो इस प्रकार के वायरस की टेस्टिंग करती थी, लेकिन अब आपने देखा होगा कि लगभग 125 इस प्रकार के लैब की स्थापना की जा चुकी है। उत्तराखंड में भी हमारे 3 लैब की स्थापना हो चुकी है और आगे
आगे भी हम और लैब्स की स्थापना के लिए प्रयत्नरत हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई लैब को इसकी टेस्टिंग के लिए एम्पैनल कराना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने एक बहुत आसान सा अपना पोर्टल बनाया हुआ है जिसे कि अप्लाई कोई कर सकता है, लेकिन उनमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैब से अगर वायरस किसी प्रकार से उसका ठीक से अगर हमने ध्यान नहीं रखा और एस्केप किया तो उसमें फिर खतरा भी हो सकता है। इसलिए जो मानक होने चाहिए उन मानकों में जो खरे उतरते हैं, जहां व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही लैब को रजिस्टर किया जाए। सर, खेती के किसानी की बात की जाए तो रबी की कटाई का सीजन आ गया है और सेब के उद्यानों में दवाओं की छिड़काव की आवश्यकता है, तो दिशा में कुछ क्या पहल की गई है? जी, इसमें कोई रोक नहीं है। जो गेहूं कटान का कार्य है वो कुछ मात्रा में प्रारंभ भी हो चुका है। मुझे बताया गया कंबाइन हार्वेस्टर्स भी पहुंच गए हैं, लेकिन हर किसी कार्य में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दी जानी है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें जो हमारी नॉर्मल कृषि गतिविधियां हैं उनमें रोक नहीं है, लेकिन हर स्तर पे ये प्रयास हो हम संक्रमण से बचें और समस्त उपाय करें जिससे कि संक्रमण न फैले। इसी तरह से सेब ये जो इस समय औद्यानिक गतिविधियां होनी है उनमें भी रोक नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को कहीं और से बुलाया जाता है तो उस पे अभी हम लोग उसको हतोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण न फैले इस समय वो बहुत बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन गांव में जो उद्यानपति हैं वो इस प्रकार की गतिविधियां औद्यानिक कार्य करें, उसमें किसी प्रकार की रोक। आपने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है और लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, क्या कहेंगे आप? जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कदम उठा रहे हैं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, उसके संबंध में जो हमारे जिला स्तर पे या थाने स्तर पे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि एक तरह से ओपिनियन मेकर कहे जाते हैं, जो किसी भी समाज में जो भी संदेश है उस संदेश को वो ले जाते हैं, उनकी बात मानी जाती है, तो उनके स्तर पे बैठक करके उन्हें बताया जाए कि ये रोग कितना खतरनाक है, इसे रोकना कितना आवश्यक है। कई देशों में इसने कितनी तबाही भी मचाई है। हिंदुस्तान में क्योंकि कदम थोड़ा सा अर्ली ले लिया गया है तो अभी हम इसे कुछ हद तक रोकने में और इसके प्रसार की गति को रोकने में सफल हुए हैं, तो आगे भी ऐसी स्थिति न बने जिससे कि ये रोग फैले और बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो। इसलिए ये संदेश ले जाएं कि प्रशासन इस पे कार्य कर रहा है और साथ में जो दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं वो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित जा रही है। अंत में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? जी सर, अंत में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली, इसके बारे में क्या प्लान किया सर? अभी सब कुछ निर्भर करेगा कि किस प्रकार से कोरोना वायरस 19 का प्रसार कैसा होता है, तो वो अभी क्योंकि यात्रा भी इस महीने के आखिर तक ही शुरू होती है, इस वजह से अभी स्थिति के ऊपर हम लोग निगाह रखे हुए हैं और जैसा डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक विशेष ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं है, जबकि हम आपको बता दें कि जानकार इसे पूरी तरह से अफवाह बता रही हैं। ऐसा अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। श्रोताओं, एक प्रश्न जो सभी जानना चाहते हैं वो ये कि क्या वायरस हवा में भी रह सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। देखिए, जब इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो रहा है तो हवा द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोल रहे हैं, ड्रॉपलेट भी हवा में ही जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रॉपलेट जिसको बोल रहे हैं ये भी हवा में ही जा रही है, लेकिन ये ड्रॉपलेट 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये अच्छी बात है। कम से कम हमारे को एक चीज फायदेमंद है, हवा में जाएगा तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन जब ड्रॉपलेट है वो भी एक हवा में जा रहा है, लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रॉपलेट थोड़ी हैवी होती है, वो 3 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे। इसलिए ये हवा में है लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इसलिए 3 या 4 फुट की दूरी से आप यदि किसी से बात कर रहे हैं, किसी से अपनी परामर्श कर रहे हैं, तो
कोई डरने वाली बात नहीं। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 अप्रैल से फिर शुरू होंगी, जबकि ये एक फेक न्यूज है। इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा कई लोगों में ये भी संशय है कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग या बाहर से लाया गया सामान सुरक्षित है। तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन या बाहर से लाया गया सामान आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान का बैग या थैला जो भी हो उसे नष्ट कर दें। ये थैला प्लास्टिक का ना हो तो बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक में ये वायरस काफी देर तक रह सकता है। फिर सामान को लेकर सैनिटाइज करें और अपने हाथों को भी अच्छी तरह धो लें। श्रोताओं, उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच एसडीआरएफ की क्या भूमिका है, ये बता रही हैं एसडीआरएफ कमांडेंट तृप्ति भट्ट। कोरोना के संदर्भ में एसडीआरएफ के द्वारा विभिन्न भूमिकाएं निभाई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन सभी की जो आइसोलेशन ड्यूटीज है वो एसडीआरएफ के द्वारा संपादित की जा रही है, और जो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, पीपीईस को धारण करते हुए उसमें जो आइसोलेशन ड्यूटीज एसडीआरएफ के द्वारा संपादित की जा रही है। इसके अलावा बृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एसडीआरएफ के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम स्टेज में हमारे द्वारा पुलिस, पीआरडी, होमगार्ड, फायर, पीएसी इत्यादि समस्त शाखाओं को हमने व्यापक प्रशिक्षण दिया था, जनपदवार, वाहिनीवार। और इसके द्वितीय चरण में हमारे द्वारा वाहन चालक, होटल कर्मचारी, अस्पताल के स्टाफ इत्यादि सभी को हमारे द्वारा निरंतर दैनिक रूप से अलग अलग टीमें बनाकर नोडल अधिकारियों को नामित करके काफी सिस्टमैटिक तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे ऑलरेडी डिप्लॉयड फोर्सेज हैं, उनको भी हम लोगों ने सेंसिटाइज किया हुआ है कि उनके आसपास के इलाकों में जो भी जागरूकता कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम पहले भीड़ को इकट्ठा करके संपादित किए जाते थे, उसको फिलहाल रोक लगा दी गई है। और यथासंभव हम लोग ऑडियो विजुअल का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ हमारे द्वारा वीडियोज और शॉर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑनलाइन बनाए गए, जिसको काफी सराहा जा रहा है। कुछ वीडियोज हमारे ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, जो कोरोना अवेयरनेस संबंधी मुद्दों पर बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी कि टीओटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कि एक छोटे समूह को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगभग 20 से 25 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और वो लोग इन टर्न अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अन्य लोगों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े ग्रुप्स में ट्रेनिंग कराया जाना उतना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो भी पीपीईज हमारे द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाने से वो कार्य हमारे द्वारा संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा जो भी लोकल सपोर्ट हमारे द्वारा अपेक्षित किया जाता है, चाहे एनजीओज हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे जो भी एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से जो भी एक्सपेक्टेशन एसडीआरएफ से की जाती है, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़कर निरंतर प्रतिभाग कर रहे हैं। श्रोताओं, मास्क लगाने को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। पहले कहा जा रहा था कि केवल संक्रमित लोगों या बीमार लोगों को ही मास्क लगाने की जरूरत है, या जो स्वास्थ्य कर्मी या सफाई कर्मी हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जो स्थिति अब है उसे देखते हुए सबको मास्क लगाने की जरूरत है। एक बात और ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें, बल्कि आप घर पर बने कपड़े के मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अपील आपसे करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन जरूर करें और बहुत जरूरी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी हैं। उन्हीं में से एक है डाक सेवा। डाक सेवा विभाग इस लॉकडाउन के दौरान किन एहतियातों के साथ काम कर रहा है, आइए जानते हैं सीनियर पोस्ट मास्टर जेपी सेमवाल से। वो 22 तारीख को जो पहला दिन था इसका, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग या मतलब लॉकडाउन, उस दिन तो खैर पूरा ही तंत्र मतलब ठप था, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन सडनली नेक्स्ट डे से जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो उसमें हमने जो भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आए थे उसके अकॉर्डिंग स्टाफ को रोटेशन में मतलब जो है रोस्टर बना करके, और आधा स्टाफ एक दिन काम करता है, आधा स्टाफ दूसरे दिन काम करता है। वर्किंग आवर्स भी कुछ रीशेड्यूल किए हैं, जो कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का दफ्तर होता था, उसको सुबह 7 बजे से लेकर के और 1 बजे तक का किया गया है, जिसमें सभी तरह के लेन देन वैसे किए तो जाते रहे, लेकिन अपने आप में ही मतलब पब्लिक का आवागमन काफी कम हुआ है। उसमें किसी तरह की मतलब कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, पब्लिक को जरूर बता दिया जाए कि जो भी टाइम बाउंड मतलब डिलीवरी और उसका वो था, वो नॉर्म इस समय मतलब अप्लाई नहीं होगा। डिलीवरी में कुछ विलंब हो सकता है कहीं पर, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट
प्लस रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट सभी मतलब बाधित थी। अब विभाग ने जो है सिर्फ रोड नेटवर्क पर काम करना शुरू किया है और हमारा जो मतलब मेल मोटर सर्विसेज का जो शेड्यूल था वो अभी मतलब सभी बरकरार है और अभी आज की तारीख में हमारे पास में किसी भी तरह की कोई डाक पेंडिंग नहीं है, सब डिस्पैच हो गया। डिलीवरी के लिए भी हमारा जो स्टाफ है वो 50% स्टाफ डबल बीट कर करके सुबह अपनी डाक दे के जाते हैं। जहां दफ्तर बंद है उसको छोड़ करके जो सिविल पॉपुलेशन है उसका है उनकी डाक भरसक प्रयास करते हैं और बच भी रही है। खास तौर पे सैनिटाइजेशन और उसका जो वो है तो पब्लिक को भी बार बार आगाह किया जाता है कि आप प्रॉपर डिस्टेंस रखें। बाहर गेट पर किसी भी एक आदमी को मतलब सैनिटाइजर के साथ दे दिया जाता है। जो भी आदमी एंट्री करता है मतलब उसके हाथों में कुछ ये बूंदे डाल करके अपना हाथ सैनिटाइज करके फिर अपना लेन देन कर करके और चले जाता है। सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मतलब आप यहाँ पर अनावश्यक मतलब न रुकें, अपना काम होते ही आप निकल जाएं और काम करने के लिए लाइन में न लगें बल्कि अपनी बारी का इंतजार करें। जैसे एक आदमी काउंटर से निकलता है उसके बाद दूसरा आदमी आए। गारंटेड जो मतलब टाइम बाउंड एक्शन हमारे है सिटीजन चार्टर में जो टाइम रेंज दिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बुकिंग हो रही है, डिलीवरी भी हो रही है, डिस्पैच भी हो रहा है। इस तरह की डाक आज की तारीख में पेंडिंग नहीं है हमारे पास में। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अंत में आपको बता दें कि आप कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 104 या 1800-180-1200 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 9412080544 पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस कर रहा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 0800-46110007 पर। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।